हाय एवरीवन। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग और उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, क्या फीचर्स हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के, कितने टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड है देख चुके थे हम लोग। और उसमें से जो दो क्लासिफिकेशन था, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर, एक से एसोसिएशन हो रहा था, दूसरे से चिलेशन हो रहा था। आज हम लोग इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कुछ कंसिक्वेंस देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पे एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो कंसिक्वेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक कंसिक्वेंस इसका हम लोग देखे थे पिछला लेक्चर में, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। आज का सबसे पहला कंसिक्वेंस हो जाएगा इसमें कि H2O इज ए लिक्विड व्हाइल, जबकि H2S इज गैस एट ऑर्डिनरी कंडीशन। ऑर्डिनरी कंडीशन मतलब रूम टेम्परेचर प्रेशर पे, कि रूम टेम्परेचर प्रेशर पे H2O एक लिक्विड है जबकि H2S एक गैस है। क्यों? तो किसी भी सब्सटेंस का जो फिजिकल स्टेट है ना, वह किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वह जनरली दो चीज़ पे डिपेंड करता है, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे और दूसरा उसके मास पे। तो यदि यहाँ मास की बात करोगे तो जनरली जिसका मास ज़्यादा होता है वह लिक्विड होगा और जिसका कम है वो गैस होगा, या फिर जिसका ज़्यादा वो सॉलिड हो सकता है और जिसका कम है वो लिक्विड या गैस होगा, ऐसे करके। तो यहाँ मोलर मास की यदि हम लोग बात करें तो H2O का मोलर मास हम लोग जानते हैं 18 ग्राम पर मोल, और H2S के मोलर मास की बात करोगे तो हो जाएगा 32, तो इसका ही होता है, और 2 इसका 34 ग्राम पर मोल। मोलर मास यदि यहाँ देखोगे तो H2O के तुलना में H2S का मोलर मास ऑलमोस्ट डबल है, 2 गुना है। तो उस हिसाब से इसको एग्जिस्ट करना चाहिए लिक्विड के फॉर्म में और इसको एग्जिस्ट करना चाहिए गैस के फॉर्म में, लेकिन उल्टा है, H2O लिक्विड है जबकि H2S गैस है। तो सिंपल सा एक्सप्लेनेशन हम लोग यहाँ देने वाले हैं कि H2O के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ऐसा, इस प्रकार से। और H2S के मॉलिक्यूल में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा। यहाँ भी सल्फर पे 2 लोन पेयर हैं। अब जब H2O मॉलिक्यूल के बीच यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रहा है, हाइड्रोजन पहले से एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है और बाद में भी एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ही कंबाइन कर रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा ऐसे। अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच है तो ऑब्वियसली या इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, ऐसा। लेकिन H2S में क्या, इसके 2 मॉलिक्यूल्स कैसे जुड़े रहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड तो यहाँ बनेगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन पहले से एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से तो जुड़ा हुआ नहीं है और बाद में भी इधर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ जो फोर्स ऑपरेट होगा वह होगा वैन डर वाल्स फोर्स। वह क्या होगा? वैन डर वाल्स फोर्स। अब अभी बताए कि वैन डर वाल्स फोर्स जो है कमज़ोर है, हाइड्रोजन बॉन्ड उसके तुलना में मजबूत है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल के बीच यहाँ एक मजबूत फोर्स ऑपरेट हो रहा है तो इसके मॉलिक्यूल ऐसे नज़दीक रहेंगे ना, इस प्रकार से नज़दीक रहेंगे, और यहाँ है कि उसके मॉलिक्यूल के बीच कमज़ोर फोर्स लग रहा है तो इसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होंगे, ऐसे। और जिसके मॉलिक्यूल से एक दूसरे से काफ़ी दूर होंगे कमज़ोर फोर्स होने के चलते, ऑब्वियसली वह गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, और जिसके मॉलिक्यूल्स ऐसे नज़दीक रहेंगे मजबूत फोर्स होने के चलते वह लिक्विड के रूप में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ H2S का मोलर मास भले ही H2O से ज़्यादा था, लेकिन फोर्स की ओर हम लोग गए तो देखे कि H2O के मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं, जबकि H2S के मॉलिक्यूल आपस में वैन डर वाल्स फोर्स से जुड़े हैं। इस हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन के चलते मॉलिक्यूल्स नज़दीक रहेंगे और सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और यहाँ पर कमज़ोर फोर्स होने के चलते मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर रहेंगे और यहाँ गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सेम एक्सप्लेनेशन आप दोगे HF इज लिक्विड
फाइल HCl इज गैस। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड लिक्विड है लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है नॉर्मल कंडीशन पे। वैसे ही एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, अमोनिया एक लिक्विड है जबकि PH3 फॉस्फीन एक गैस। हालांकि अमोनिया भी गैस ही होता है लेकिन उसको लिक्विफाई करना ज़्यादा आसान होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते, जबकि फॉस्फीन जो है सो NH3 और PH3, तो NH3 में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, PH3 में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। तो सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है मतलब वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है, मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स है ऐसा। तो यह पहला कंसिक्वेंस हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कि सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन एक लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरा गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप ऐसे ही दोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पर इसको एक्सप्लेन करोगे आप। अगला एक्सप्लेनेशन जो है या अगला कंसिक्वेंस जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का वह बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के रूप में इसको समझेंगे, व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। या इसी को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाई सॉलिड H2O मतलब आइस हैज लोअर डेंसिटी देन लिक्विड H2O मतलब वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ। बर्फ पानी पे तैरता है, हम लोग जानते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इस चीज़ को डेली लाइफ में। क्यों तैरता है? बर्फ और पानी तो सेम ही चीज़ है। H2O यदि लिक्विड है तो ये कहलाएगा वाटर और H2O यदि सॉलिड है तो ये कहलाएगा बर्फ, आइस। ऑब्वियसली दोनों का मोलर मास सेम होगा, एक ही सब्सटेंस है, 18 ग्राम पर मोल। फिजिकल स्टेट में अंतर है। अब यदि सेम मास के सब्सटेंस हो तो उस केस में सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होता है लिक्विड से। तो यदि यहाँ दोनों का मास सेम है तो यह जो सॉलिड फॉर्म है मतलब आइस, उसका डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए वाटर से। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है कि इस आइस का डेंसिटी कम है वाटर से, और डेंसिटी कम है, हल्का है, इसलिए तो पानी पे तैरता है। यदि वह पानी से उसका डेंसिटी ज़्यादा होता तो उसमें डूब जाता, लेकिन वो पानी पे तैर रहा है, इसका मतलब कि उसका डेंसिटी पानी से कम है। यह काफ़ी विवादित है, मतलब उल्टा कि यदि सब्सटेंस का मास सेम हो तो उस केस में जो सॉलिड सब्सटेंस है उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, लिक्विड का डेंसिटी कम होगा। लेकिन यहाँ सॉलिड वाला का डेंसिटी कम है, लिक्विड का ज़्यादा है। तो इसको भी आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पे ही एक्सप्लेन करोगे, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पे इसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है समझोगे। आइस हम लोग जानते हैं कि लोअर टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। आइस जो है वह लोअर टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस होगा। इस लोअर टेम्परेचर पे आइस जो कि H2O मॉलिक्यूल से बना हुआ है, उस H2O मॉलिक्यूल का कैसा अरेंजमेंट होता है इसको समझोगे। ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा यहाँ, अच्छा एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से बनने वाला है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से बनने वाला है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से बनेगा और एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से बनेगा। इस प्रकार से ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। मतलब आइस जो कि लोअर टेम्परेचर पे एग्जिस्ट किया, उसमें प्रत्येक H2O का मॉलिक्यूल 4 और H2O के मॉलिक्यूल से घिरा हुआ रहता है टेट्राहेड्रली। इसको मिलाओगे तो एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट मिलेगा। ऐसा ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट को ऐसे दिखाया जा रहा है इस प्रकार से, लाइक दिस। और यहाँ ये सब जो बन रहा है, दिस वन इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा। तो प्रत्येक H2O का मॉलिक्यूल 4 और H2O का मॉलिक्यूल से टेट्राहेड्रली सराउंडेड रहेगा। यहाँ जो OH बॉन्ड लेंथ है, O और H का बॉन्ड लेंथ वह होता है 1 एंगस्ट्रॉम।
1 एंगस्ट्रॉम। लेकिन यह जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड का लेंथ है 1.76 एंगस्ट्रॉम, ऐसा। तो देखो यह हाइड्रोजन बॉन्ड इस नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड की तुलना में तो काफ़ी लंबा हुआ, ऑलमोस्ट 2 गुना हुआ। और लंबाई जब 2 गुना है तो मजबूती तो आधा हो जाएगा, इसका आधा से भी कम हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि बॉन्ड जितना लंबा होता है उतना कमज़ोर होता है, ऐसा। तो इस प्रकार से टेट्राहेड्रली सराउंडेड होता है एक H2O का मॉलिक्यूल 4 और अलग अलग H2O मॉलिक्यूल से बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है तो यहाँ से देखोगे कि कुछ ऐसा बन जाता है, जैसे मान लो यहाँ H2O आप दिखाए ऐसे, इसी प्रकार से आप और H2O को आप दिखा सकते हो, बहुत सारा H2O मॉलिक्यूल घिरा हुआ रहेगा, ऐसे। अब यहाँ से यदि आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाओगे तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ दिखाओगे, फिर यहाँ दिखाओगे, फिर यहाँ दिखाओगे, फिर यहाँ दिखाओगे। वैसे ही आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से दिखलाओगे, यहाँ से दिखलाओगे, फिर आगे जाओगे तो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड दिखलाओगे, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाओगे। वैसे ही फिर यदि आगे यहाँ कोई H2O का मॉलिक्यूल है तो फिर ऐसे ही हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से, चूँकि 4 मॉलिक्यूल जुड़ने वाले हैं, ऐसा। तो ये जो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से देख रहे हो जो गैपिंग आ जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं केज, पिंजड़ा। पिंजड़ा में तो ऐसे ही रहता है ना, चारों तरफ से बंद रहता है, बीच में खाली जगह रहता है, ऐसे। तो उसी प्रकार से यहाँ है। तो आइस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है उसमें प्रत्येक H2O का मॉलिक्यूल 4 और H2O मॉलिक्यूल से टेट्राहेड्रली सराउंडेड होता है। और उस अरेंजमेंट के चलते क्या होता है कि इसमें ऐसा गैपिंग केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, पिंजड़ा के जैसा। और जो केज लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसका मतलब कि ये मॉलिक्यूल्स काफ़ी फैले हुए हैं, क्योंकि जगह बीच में खाली है ना, और जगह बीच में खाली तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी फैले हुए रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। तो मॉलिक्यूल दूर दूर हैं कहने का मतलब हुआ कि इसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हो गया, बढ़ गया। और वॉल्यूम जब ज़्यादा हो गया तो डेंसिटी का जो वेरिएशन है वॉल्यूम के साथ, वह मास बाय वॉल्यूम है, ऐसा। मास तो कांस्टेंट है दोनों सब्सटेंस का, लेकिन वॉल्यूम देख रहे हो, जो मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट है इसके चलते वॉल्यूम कितना ज़्यादा हो गया। और वॉल्यूम ज़्यादा होने के चलते क्या होगा, डेंसिटी इसका कम होगा, आइस का। यही जब आइस को हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होगा, मतलब 0 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे ले जाओगे तो ये सभी हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, ऐसा। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो मॉलिक्यूल और नज़दीक चले जाएंगे, सारे मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा नज़दीक आएंगे। और जब नज़दीक आएंगे तो पहले की तुलना में अब वो कम जगह घेरेगा, कम जगह घेरेगा माने वॉल्यूम कम होगा, और कम वॉल्यूम होगा इसका मतलब डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन था कि क्यों बर्फ़ का डेंसिटी एक्सेप्शनली कम होता है वाटर के तुलना में, या फिर यह क्यों तैरता है। तो ये हम लोग बोलेंगे कि एट लोअर टेम्परेचर, चूँकि बर्फ़ लोअर टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट करता है 0 डिग्री सेल्सियस से कम, in ice each H2O molecule is tetrahedrally surrounded by 4 other H2O molecules through intermolecular hydrogen bond. And due to this tetrahedral arrangement of H2O molecules, cage-like structure is formed which increases the volume of the substance and hence decreases its density. When ice is heated or temperature is get increased from 0 degree Celsius, some of the hydrogen bonds get broken, टूट जाता है, and H2O molecules come closer, that is the volume of the substance decreases and hence its density increases. तो यही एक्सप्लेनेशन था इसका कि क्यों बर्फ जो है पानी में तैरता है, हल्का होने के चलते, डेंसिटी कम होने के चलते। और डेंसिटी कम क्यों हुआ, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है ऐसा अरेंजमेंट के चलते। इसीलिए ऐसे रिलेटेड जो है बहुत सारा फिनोमिना आप पढ़े होंगे पहले लोअर क्लासेस में। एक की जैसे मान लो कि कोई बोतल में भर करके पानी रख दो, पूरा बॉटल भरा हुआ रहना चाहिए एकदम पूरा, और उसको फ्रिज में रख दो और जमा दो उसको, पूरा पानी बर्फ़ बन जाना चाहिए। तो यदि वह पूरा पानी बर्फ़ बनेगा तो वह बॉटल फट जाएगा, क्योंकि पानी को तो आप पूरा बोतल में भर करके रखे हो, जगह खाली नहीं छोड़े हो। तो जब वह जमेगा, बर्फ़ बनेगा, तो हम लोग क्या देखें कि बर्फ़ का वॉल्यूम पानी से ज़्यादा है,
तो जब वॉल्यूम ज़्यादा मतलब ज़्यादा जगह घेरेगा, जबकि बोतल में अब और ज़्यादा जगह है नहीं, तो ज़्यादा जगह घेरना चाहेगा, जगह है नहीं तो बॉटल को फाड़ ही देगा, फट जाएगा बॉटल वह। ऐसा इसको ऑब्जर्व कर सकते हो आप, जनरल चीज़ है, तो कन्फर्म हो जाएगा यहाँ से आपकी हाँ उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। या इसी से रिलेटेड एक फैक्ट आप और पढ़े होंगे कि ठंड के दिन में जो पाइप होता है जिससे पानी वगैरह जाता है, खेत वगैरह जिससे पटाते हैं हम लोग, वाइट वाइट जो पाइप रहता है, ये मोटा वाला पाइप नहीं, बोरिंग वाला, खेत वगैरह जो पटाते हैं उससे डिलीवरी जो होता है वह ठंड के दिन में जल्दी फटता है। क्यों? क्योंकि यदि उस पाइप से भर करके पानी जा रहा है मोटर से और ठंड है, टेम्परेचर कम है, तो वह पानी कहीं ना कहीं चांस है कि जमेगा, और जमेगा तो यदि आइस बनता हो तो उस केस में बताया कि उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और पाइप में जगह है नहीं तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ज़्यादा जगह घेरेगा, पाइप में जगह था नहीं तो पाइप को तो फाड़ेगा ही ना, वही बॉटल वाला केस है वहाँ ऐसे। तो यह एक एक्सप्लेनेशन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन। अभी तक हम लोग केवल पढ़े थे इस बात को, अभी समझ गए इसको हम लोग आसानी से कि क्यों ऐसा होता है, क्यों बर्फ़ पानी पे तैरता है या बर्फ़ हल्का क्यों है पानी से। अगला एप्लीकेशन इसका वह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा which one has higher boiling point, which one has higher boiling point and why, किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक है और क्यों है। तो किसका मतलब किससे कंपेयर किया जा रहा है तो समझोगे। यहाँ एक मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग यहाँ बोलेंगे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और एक और मॉलिक्यूल है OH, NO2 का पोजीशन इस बार अलग है, इसको हम लोग बोलते हैं पारा नाइट्रोफिनॉल। ये जो O वर्ड है इसको हम लोग ऑर्थो पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है कि दो ग्रुप 1-2 पोजीशन पे है अगल बगल, और ये 1 2 3 4, तो P को हम लोग पारा पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है 1-4 की दो ग्रुप 1 और 4 पोजीशन पे है इस बेंजीन रिंग के अंदर। दिस वन इज बेंजीन रिंग, कंपाउंड है ये, दोनों कंपाउंड तो सेम है जी, दोनों में देखोगे तो एक बेंजीन रिंग है, एक OH है, एक NO2 है, तो दोनों कंपाउंड सेम ही हुआ। इसका मतलब कि दोनों का मोलर मास तो सेम होगा। बॉइलिंग पॉइंट जनरली डिपेंड करता है मोलर मास पे और फोर्स पे, फोर्स डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के नेचर पे। तो मॉलिक्यूल सेम है तो फोर्स भी यहाँ सेम ही लगने वाला है, और इसका मोलर मास भी सेम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होना है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, मतलब अंतर होगा बॉइलिंग पॉइंट में। अब अंतर कैसे होगा, किस आधार पे होगा, उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की बात करेंगे हम लोग। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में हम लोग देखे थे पिछला लेक्चर में कि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ऐसा। इस पर आप दोगे यहाँ प्लस माइनस, तो यहाँ से ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो रिंग बन रहा था इस प्रोसेस को हम लोग चिलेशन बोलते थे, ऐसा। दिस वन इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब यदि इसी का एक मॉलिक्यूल आप और लेते हो तो वह मॉलिक्यूल इससे डायरेक्टली हाइड्रोजन बॉन्ड से नहीं जुड़ पाएगा। OH यहाँ आप NO2 दिखाओगे या इधर भी यदि NO2 दिखाओगे कहीं भी, तो यहाँ अब हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में नहीं बनेगा ऐसे। और क्या होगा कि ये दो मॉलिक्यूल जो आपस में जुड़ेंगे या सिंपली एक वैन डर वाल्स फोर्स से जुड़ सकते हैं, ऐसा। लेकिन वही यदि हम लोग बात करें पारा नाइट्रोफिनॉल की, तो पारा नाइट्रोफिनॉल का कुछ ऐसा स्थिति है। इसमें जो दो OH ग्रुप हैं वे, मतलब एक OH और एक जो NO2 ग्रुप है वह एक दूसरे से अपोजिट साइड में है, ऐसा।
यहाँ OH और NO2 अगल बगल थे, तो अगल बगल थे तो यहाँ आपस में बॉन्डिंग हो गया, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग चिलेशन हो गया ऐसे। लेकिन यहाँ एक दूसरे से अपोजिट है, तो अपोजिट है तो इनके बीच बॉन्ड नहीं बनेगा। एक ही मॉलिक्यूल में भले हैं लेकिन अपोजिट है तो नहीं बनेगा। अरे भाई, बॉन्डिंग के लिए, इंटरैक्शन के लिए अगल बगल होना है ना। आप क्लासरूम में बैठे हो, किसी से बात करना है तो आपको उसके अगल बगल बैठना होगा। ये नहीं कि वो कोना में बैठा हुआ, आप इस कोना में बैठे हुए चाहोगे इंटरैक्ट कर जाओ, तो पॉसिबल नहीं है। इंटरैक्शन के लिए अगल बगल होना है, अपोजिट नहीं होना है। तो यहाँ ये दोनों ग्रुप अगल बगल है तो इंटरैक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन यहाँ तुम चाहोगे कि ऐसे हम यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाएं ना, ये कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों ग्रुप जो हैं एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनने से रहा। तो अब क्या होगा कि एक दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा इसका, इसी सब्सटेंस का एक दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा, OH NO2 प्लस, यहाँ O पे माइनस, H पे प्लस, H पे प्लस, O पे माइनस, ऐसा। तो अब क्या होगा कि एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बन रहा था, तो अब एक दूसरे मॉलिक्यूल के बीच बनेगा ऐसे। और चूंकि यहाँ दो मॉलिक्यूल के बीच बन रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएशन होता है, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से अब क्या कंक्लूजन आएगा समझोगे कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, चिलेशन हुआ, इसमें मॉलिक्यूल का एसोसिएशन नहीं हुआ। पारा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, तो इसमें मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते गए और यहाँ से एसोसिएशन हुआ। अब इसी एसोसिएशन के चलते क्या होगा कि जब इस लिक्विड को तुम बॉयल करोगे तो बॉयल करने के लिए पहले इस बॉन्ड को तोड़ना होगा, और यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि यहाँ दो मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वह वैन डर वाल है, यहाँ कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। अब यह हाइड्रोजन बॉन्ड वैन डर वाल से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो जाहिर सी बात है इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, और एनर्जी ज़्यादा लग रहा है इसका मतलब कि इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसमें कमज़ोर फोर्स है तो कम ही एनर्जी में टूट जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो दोनों सेम सब्सटेंस है, बस अरेंजमेंट का अंतर है, उसके आधार पे बॉन्डिंग का अंतर आ गया कि एक में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना जिसके चलते मॉलिक्यूल का एसोसिएशन नहीं हो पाया, और दूसरे में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ जिसके चलते मॉलिक्यूल का एसोसिएशन हुआ। और एसोसिएशन मॉलिक्यूल का हुआ तो बहुत सारे मॉलिक्यूल जब हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते गए तो इस लिक्विड को बॉयल करने में ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। बॉइलिंग पॉइंट कहने का मतलब कि बॉयल करने में जो उसको हीट लगे, और बॉयल तब करेगा ना जब ये मॉलिक्यूल का बॉन्ड टूटेगा, पहले वेपर में जाएगा, वह वेपर प्रेशर बराबर होगा एक एटमॉस्फेरिक का तब। तो ओवरऑल जानेंगे हम लोग कि यहाँ इस फोर्स को तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वह ज़्यादा हो जाएगा। पारा नाइट्रोफिनॉल का हाइयर बॉइलिंग पॉइंट, इसका कम होगा लोअर बॉइलिंग पॉइंट। अब चूंकि यहाँ मॉलिक्यूल आपस में कमज़ोर फोर्स से जुड़ा हुआ है तो आसानी से वेपर में बदल जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे इजीली वोलाटाइल। वोलाटाइल है, वोलाटाइल में वाष्पशील जो वेपर में बदल जाए, और ये नॉन वोलाटाइल होगा, ये जो है वेपर में आसानी से बदलेगा नहीं। तो एक ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल वोलाटाइल है जबकि पारा नाइट्रोफिनॉल नॉन वोलाटाइल है, कैसे, या फिर बॉइलिंग पॉइंट। तो जो बॉइलिंग पॉइंट का डाटा है इसके लिए होता है बॉइलिंग पॉइंट 217 डिग्री सेल्सियस, और इसके लिए होता है 245 डिग्री सेल्सियस। तो जो देख रहे हो पारा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, थोड़ा सा नहीं है, बहुत ज़्यादा, तकरीबन 30 डिग्री के आसपास का अंतर है। तो इतना ज़्यादा जो इसका बॉइलिंग पॉइंट हुआ या इसी के चलते इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते, जिसके चलते मॉलिक्यूल का एसोसिएशन हुआ, फिर उसको तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगा। यहाँ मॉलिक्यूल का एसोसिएशन नहीं हो पा रहा है उतना, तो यहाँ एनर्जी कम ही लगेगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वहाँ से कम हो जाएगा। तो यह एक बेहद इंपॉर्टेंट था एक्सप्लेनेशन। आगे जब क्लास 12th में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ इस चीज़ को और आसानी से समझेंगे हम लोग, और वहाँ यह चीज़ जो है और इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, तो देखेंगे उस चीज़ को वहाँ। एक दो और इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है इसमें, हम लोग देखते हैं।
और क्या आ सकता है इसमें कि HF2 माइनस इज नोन बट HCl2 माइनस इज नॉट। दूसरा, इसी को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि यह जो रिएक्शन है KF प्लस HF पॉसिबल है KHF2, लेकिन वही KCl प्लस HCl हो तो नो रिएक्शन। क्यों ऐसा होना है? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ भी एक्सप्लेनेशन हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पे ही देने वाले हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पे क्या एक्सप्लेनेशन दोगे आप यहाँ? KF एंड KCl आर आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स। तो यदि यह KF है, इसका मतलब ये K प्लस और F माइनस के फॉर्म में रहेगा। सिंपल सी बात है। अब क्या होगा ना कि जब इस KF को आप डिजॉल्व करोगे HF में तो यह K प्लस F माइनस में टूटेगा और यहाँ यह HF और F माइनस एक दूसरे से इंटरैक्ट करेगा। ऐसा HF और यहाँ से F माइनस, तो यहाँ जो अब इंटरैक्शन होगा वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते होगा। ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। और जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इंटरैक्शन होगा तो HF और F माइनस मिल करके HF2 माइनस बन जाएंगे और ये सब्सटेंस आसानी से इसमें घुल जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन वही यदि काम आप यहाँ करोगे तो कैसे होगा? KCl भी टूटेगा जरूर, K प्लस Cl माइनस में, ऐसा। लेकिन यह जो Cl माइनस है वह HCl से इंटरैक्ट नहीं करेगा। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि हाइड्रोजन पहले से क्लोरीन से जुड़ा हुआ है और बाद में भी क्लोरीन से जुड़ेगा और क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, पीछे हम लोग देख चुके हैं। और जब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, किसी प्रकार का इंटरैक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इससे के साथ कंबाइन ही नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं होगा। तो ये जो HF2 माइनस जाना जाता है, HCl2 माइनस नहीं, या फिर रिएक्शन पॉसिबल और ये नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक में हो रहा है तो रिएक्शन पॉसिबल हुआ, दूसरे में नहीं हो रहा है तो वह रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। सिंपल सी बात है। उसी प्रकार से आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। बॉइलिंग पॉइंट का एक्सप्लेनेशन तो हम लोग देख ही लिए पीछे। कुछ कुछ सब्सटेंस जो हैं वे जनरली डायमर के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? ऐसा आ सकता है इसमें कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स एग्जिस्ट एज डाइमर, कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स डाइमर के रूप में एग्जिस्ट क्यों करते हैं, ऐसा आ सकता है। डाइमर का मतलब क्या होता है? देखो, डाई का मतलब दो और मर का मतलब होता है पार्ट। पार्ट मतलब मॉलिक्यूल। तो दो मॉलिक्यूल जब आपस में एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं डाइमर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर के रूप में एग्जिस्ट क्यों करेगा, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड से ही करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सुने होंगे थोड़ा बहुत, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बोल रहा है कि इसका एक और मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ के रहता है आपस में, तो रहेगा ही, क्यों रहेगा? देखो, एक और मॉलिक्यूल को आप ऐसे लिखो, ऐसा। तो यहाँ भी आप दिखाओगे माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ भी दिखा सकते हो माइनस डेल माइनस, ऐसे करके। कार्बन पर भी डेल प्लस रहेगा। तो यहाँ से क्या होगा कि देखो, इसका O माइनस और H प्लस इंटरैक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ भी H प्लस O माइनस इंटरैक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते, इस इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहेंगे। तो दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए तो इसी को हम लोग बोलेंगे डाइमर, और प्रोसेस कहलाता है डाइमराइजेशन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर के रूप में एग्जिस्ट क्यों करते हैं या उनका डाइमराइजेशन क्यों होता है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हुआ कि कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इसीलिए।
सेम सिमिलर कंपाउंड है अल्डिहाइड, देखो अल्डिहाइड सिमिलर कंपाउंड है, बस यहाँ OH है वहाँ H है, लेकिन इसका डायमर नहीं बनता है क्योंकि इसमें यह जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा नहीं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा क्योंकि पहले से ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, जबकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वो पहले से या तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हो, जैसा यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए तो सिमिलर मॉलिक्यूल है लेकिन इसका डायमेराइजेशन नहीं होता है। तो ऐसे कई फैक्ट्स हैं जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट किसी भी सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी, कि कोई भी सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल होगा या नहीं, इसको भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पे एक्सप्लेन किया जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है वह। सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस इन वाटर। वाटर में सॉल्युबल होने का दो केस है, एक कि वह पोलर नेचर का हो और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हो। चूँकि वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वे आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो जब कोई सब्सटेंस को उसमें घोलोगे तो वह सब्सटेंस भी उसके मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनाना चाहिए, तभी वह उसमें डिजॉल्व होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो जो सब्सटेंस या जो मॉलिक्यूल पोलर नेचर का है और H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वह उसमें घुलेगा, और जो ऐसा नहीं कर पाता है वह उसमें नहीं घुलेगा। जैसे NH3 लो और एक PH3 लो, बोथ आर पोलर टू सम एक्सटेंट। उसी प्रकार से आप क्लोरोमीथेन ले लो, ये भी पोलर ही है, लेकिन ये दोनों इनसॉल्युबल हैं वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर, पर दिस वन इज सॉल्युबल इन वाटर। जब इसको वाटर में घोलते हैं तो घुल जाता है। क्यों घुलता है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते। सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, पोलर तो है ही और साथ ही साथ H2O मॉलिक्यूल के साथ देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ऐसा। ये दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ फास्फोरस से, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है कार्बन से। वह हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए ना, नाइट्रोजन से होना चाहिए, फ्लोरीन से होना चाहिए, ऑक्सीजन से होना चाहिए। यही तीन केस में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। तो NH3 में वह केस है, इसीलिए जो NH3 है वह वाटर में सॉल्युबल है, जबकि PH3 या फिर ऐसे कोई हेलो अल्केन जो पोलर होने के बावजूद नहीं है, मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं दूसरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए वे वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। तो किसी भी सब्सटेंस के सॉल्युबिलिटी को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आधार पे, कि एनी कंपाउंड और एनी सब्सटेंस विल बी सॉल्युबल इन वाटर ओनली व्हेन इट इज पोलर इन नेचर एज वेल एज फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ H2O मॉलिक्यूल्स। तो यह हाइड्रोजन बॉन्ड था, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंसेस हम लोग देखे, सारा चीज़ नोट्स में किया हुआ है, अच्छे से आप लोग पढ़ोगे समझोगे इसको। अब इस यूनिट का एक लास्ट टॉपिक बचा है वैन डर वाल इंटरैक्शन, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।